बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन विद मैटर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ फिनोमेना देखने हैं, जिसमें हम अल्फ़ा पार्टिकल की मैटर के अंदर पेंट्रेशन पावर देखेंगे, उसकी रेंज देखेंगे। इसके अलावा किस तरह के चेंज ये मटीरियल में लेके आता है। इसके अलावा बीटा पार्टिकल के लिए भी हमने यही सेम चीज़ें देखनी, गैमा रेडिएशन के लिए भी हमने सेम चीज़ें देखनी है। तो लेट्स स्टार्ट के फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है रेंज का। तो व्हाट इज़ द रेंज। रेंज के लिए हम बात करते हैं कि किसी भी पार्टिकल की किस हद तक वो किसी भी मटेरियल के अंदर पेंट्रेट कर सकता है, कितनी दूर तक, कितना डिस्टेंस वो कवर कर सकता है कि जब तक वो रेस्ट की हालत में ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर हमारे पास कोई मटेरियल है, तो यहाँ से ये रेडिएशन में भी अल्फ़ा बीटा या गैमा यहाँ से उन्होंने पेंट्रेट करना शुरू किया और इस पॉइंट पर जाकर इन सब की एनर्जी जो है वो ख़त्म हो गई, यानी कि ये रेस्ट की हालत में आ गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज़ द रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल और मे बी द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल और मे बी द रेंज ऑफ द गैमा पार्टिकल। के किसी भी मीडियम में इंटर होने के बाद ये रेडिएशंस कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, उसको हम रेंज का नाम देते हैं। तो इन सब की रेंज मुख्तलिफ होती है, अल्फ़ा की और होगी, बीटा की और होगी, गैमा की और होती है। अगर हम देखें ना, तो इनकी रेंज का डिपेंडेंस जो है, इसके पहली टर्म में तो हमने देखना है इनकी रेंज की डिपेंडेंस इनके मैस के ऊपर है। तो अल्फ़ा पार्टिकल चूँकि बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं, इसके अलावा बीटा पार्टिकल इससे थोड़े से कम मैसिव होते हैं और गैमा रेडिएशन मैसलेस होती हैं। तो इस तरह अल्फ़ा की रेंज जो है ये सबसे कम होगी, बीटा की थोड़ी सी इनसे ज़्यादा होगी, गैमा की इन सब से ज़्यादा रेंज होगी। अब देखें कि हम ये कहते हैं कि रेंज जो है वो अल्फ़ा की कम है, मीन कि अल्फ़ा पार्टिकल जब किसी भी मीडियम में इंटर होंगे तो वो कम से कम डिस्टेंस तय करेंगे, यानी कि ये अपनी एनर्जी दूसरे मटेरियल के, जिस मटेरियल में ये पेंट्रेट कर रही हैं रेडिएशंस, उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनको ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती। अब जब जहाँ पे ये एनर्जी ट्रांसफ़र होनी है वहाँ पे या तो फिर आयनाइजेशन होती है या फिर एक्साइटेशन हो सकती है। जब एक्साइटेशन होती है तो हमें कुछ ना कुछ फॉर्म में उस मटेरियल के अंदर ग्लो मिलेगा, या फिर अगर आयनाइजेशन होती है तो फिर भी एक आयोनाइज पार्टिकल हमें मिल जाएगी। इसी तरह बीटा पार्टिकल जब किसी भी मटेरियल में इंटर होते हैं तो उनकी अपनी एक ख़ास रेंज होती है, क्योंकि ये लेस मैसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल। तो इनकी रेंज इसके मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो देखते हैं इनकी रेंज में कितना डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट में हमें ये कहा गया कि द अल्फ़ा पार्टिकल ट्रैवल एज वेल डिफाइंड डिस्टेंस इन द मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द पार्टिकल। के द डिस्टेंस वो डिस्टेंस जो किसी भी मटीरियल में पेंट्रेट करने के बाद इन रेडिएशंस ने कवर करना है बिफोर कमिंग टू रेस्ट में आने की हालत से पहले, यानी कि इन्होंने अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देनी। जिस पॉइंट के ऊपर जाकर ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे उसी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा उसको हम रेंज का नाम देंगे। तो एज अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द सॉलिड लिक्विड गैस इट लूज एनर्जी ड्यू टू द एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ द एटम एंड मालिक्यूल्स इन द मैटर। तो ये क्या काम करते हैं कि ये अपनी एनर्जी में भी लिक्विड में शामिल हो, लिक्विड में जा रहे हों, गैस में जा रहे हों, या फिर ये सॉलिड में जा रहे हों, इन्होंने अपनी एनर्जी एटम्स को ट्रांसफ़र कर देनी होती है। ज़ाहिर है जब ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे एटम्स को, तो फिर वहाँ पे दो किस्म के फिनोमेना हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक्साइटेशन भी हो सकती है, इसके अलावा वहाँ पर आयोनाइजेशन भी हो सकती है। तो ये दो किस्म के हमें फिनोमेना देखने को मिलेंगे। सो द आयोनाइजेशन मे बी ड्यू टू द डायरेक्ट इलास्टिक थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी हो सकती है। कैसे? वो ऐसे हो सकते हैं, देखिए कि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये किसी भी मटेरियल में पेंट्रेट करती हैं तो वहाँ पर एटम्स हैं। तो एटम्स के शेल से बाहर, अगर हम न्यूक्लियस से बाहर की बात करें, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन के इनकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ किसी हद तक इंटरेक्शन होनी है, तो ये आयोनाइजेशन उस वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा आयोनाइजेशन इज़ अ मेन इंटरेक्शन विद मैटर टू द डायरेक्ट डिटेक्ट द पार्टिकल आर मेयर इट्स एनर्जी। तो देखिए जो आयोनाइजेशन है उससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो पहली बात ये है कि एक ये पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है, और इसके अलावा ये उसकी जो एनर्जी है ये वो मेयर करने के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं। अब देखें कि रेंज ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1,
ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी, मैस के ऊपर डिपेंड करेगी और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो देखें इनके ऊपर पहली तो बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा मैसिव हैं, और इसके अलावा इनकी एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के पार्टिकल्स को एनर्जी जब हमने पुशअप करवाया है तो इनको एनर्जी कितनी प्रोवाइड की गई है इसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। इसके अलावा पॉइंट बी में हमें ये कहा गया है डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड आयोनाइजिंग पोटेंशियल ऑफ द एटम्स ऑफ द मीडियम टू इजहार है। ये डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अगर हम कहें कि हमारे पास कोई बहुत ही कह लें कि एक नरम किस्म का कोई मटेरियल है तो उसके अंदर ये बहुत जल्द पेंट्रेट कर जाएंगे, लेकिन अगर उसी की तरह हम लें कि कोई हमारे पास कोई बहुत ही सख्त किस्म का मटेरियल जस्ट लाइक अ डायमंड है तो उसमें ये पेंट्रेट बहुत मुश्किल से करेंगे। यानी कि जितनी भी डिस्टेंसेस ऑफ द एटम्स विल बी अवेलेबल ऑन द मटेरियल बिटवीन द एटम्स, और इसी चीज़ के ऊपर इसकी डिपेंडेंस होगी। फॉर एग्जांपल कि हम कोई ऐसा मटेरियल ले लेते हैं, कोई गैस की बात कर लें कि गैस के अंदर हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं उनके दरमियान में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, काफ़ी हद तक डिस्टेंस होता है, ऑलमोस्ट 300 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द एटम। यानी कि इनके दरमियान में डिस्टेंस और जो मालिक्यूल हैं उनके डायमीटर के 300 गुना का डिस्टेंस होता है। तो अब देखें कि ऐसे मटेरियल के ऊपर जब हमने इन रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट करवाई तो इसमें से बहुत जल्द गुजर जाएंगी। लेकिन अगर हम यही बात सॉलिड्स के ऊपर करें, फॉर एग्जांपल के डायमंड बहुत ही सॉलिड होता है, बहुत ही सख्त किस्म का एक मटेरियल है, तो जब उसके ऊपर पेंट्रेट करेंगे तो उसमें से ये इजीली पास आउट नहीं होंगी। दूसरी बात ये है कि एज एन अल्फा पार्टिकल इज़ अबाउट 7000 टाइम मोर मैसिव टू द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स से 7000 टाइम इसका मैस ज़्यादा होता है। देखें कि अगर इसका मैस ज़्यादा है तो हम इनको डिफ्लेक्ट नहीं करवा सकते, इनकी डिफ्लेक्शन इजीली नहीं होगी। तो क्या होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ही मूव करते जाएंगे। किसी मटेरियल में जब ये शामिल होंगे तो उस वक़्त ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ही मूव करते जाएंगे। अब ज़ाहिर है जब ये स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे तो इट डज़ नॉट अप्रोच टू क्लोजली टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये इतनी दूर तक पेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है ये उस मटेरियल को प्रोवाइड कर देनी है। जैसे जैसे ये आगे जाते जाएंगे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करवाते जाएंगे, यानी कि यहाँ फिर एटम में कोलिजन भी होता जाएगा। इसके अलावा एटम में जो है एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन डीक्साइटेशन में भी चलते जाएंगे, और इसके अलावा वहाँ पे आयोनाइजेशन भी हो सकती है। तो ये सारे फिनोमेना हो जाएंगे जब भी अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी मटेरियल के अंदर इंटर होंगे। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकली आर कंटिन्यूस प्रोड्यूसिंग इंटेंस आयोनाइजेशन अलॉन्ग इट्स स्ट्रेट पाथ टिल इट डज टू लूज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी एंड कम टू एट रेस्ट। और बिलाखिर क्या होता है कि जैसे जैसे ये आगे मूव करते जाते हैं इनकी सारी की सारी एनर्जी ज़ायल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, अपनी सारी एनर्जी ये ट्रांसफ़र कर देते हैं लेटस के एटम को जिसके अंदर ये शामिल हो रहे हैं। तो बाद में भी फिर क्या होगा कि ये रेस्ट की हालत में आएगा। अब यहाँ पे जो रेस्ट की हालत में आएगा वहाँ तक हम डिस्टेंस मेजर कर लें तो वो क्या कहलाएगी, इसकी रेंज कहलाएगी। सो दस इट कैप्चर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मीडियम एंड बिकम्स अ न्यूट्रल हीलियम एटम्स। तो ज़ाहिर है ये न्यूट्रल हीलियम एटम भी बना देंगे। जब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करना तो फिर ये न्यूट्रल हीलियम बना सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट में हमें ये कहा गया कि अल्फा पार्टिकल फ्लोरेसेंस आर ग्लो ऑन द स्ट्राइकिंग सम सब्सटेंसेस लाइक जिंक सल्फाइड एंड द सोडियम आयोडाइड एंड बेरियम प्लेटिनो साइनाइड कोडेड सोर्स स्क्रीन्स। देखें जी, अब हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन्स होती हैं जिनके ज़रिए इनकी डिटेक्शन करवाई जाती है। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, हम जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ले लेते हैं या फिर सोडियम आयोडाइड की स्क्रीन लेते हैं, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की स्क्रीन ले लेते हैं। यानी कि ये स्क्रीन के ऊपर ये वाले मटेरियल की कोडिंग की होती है। जब भी अल्फ़ा पार्टिकल्स इन कोडेड शुदा स्क्रीन के साथ टकराते हैं तो वहाँ पर ग्लो पैदा होता है, फ्लोरेसेंस पैदा होती है ड्यू टू एक्साइटेशंस एंड डी एक्साइटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फिर इनकी हम इसके थ्रू डिटेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इनके बहुत से मकासद होते हैं। इसके ज़रिए साइन बोर्ड्स बनाए जाते हैं, सड़कों वगैरह के ऊपर जो लगाए जाते हैं। खैर वो तो इस फिनोमेना में नहीं आएगा, लेकिन कुछ इस तरह के काम होता है कि जब उनके ऊपर रोशनी पड़ती है
है तो वो ग्लो करना शुरू कर देते। तो इनमें भी यही होगा कि जब अल्फ़ा पार्टिकल इन स्क्रीन्स के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी तो फिर ये अपना रिज़ल्ट शो करवाते हुए ग्लो पैदा करेंगे, रोशनी पैदा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। हमने ऑलरेडी ये तफसील के साथ पढ़ा है कि व्हाट इज़ द बीटा पार्टिकल एंड बीटा रेडिएशंस। तो बीटा रेडिएशंस बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और हमने ये पहले पढ़ा हुआ कि ये 7000 टाइम मोर मैसिव दैन द इलेक्ट्रॉन। अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो 7000 टाइम मैसिव थे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब देखें कि इलेक्ट्रॉन का मैस उनसे 7000 टाइम्स कम है, छोटा है मैस, तो ज़ाहिर है वो पार्टिकल मैसिव था, उसने इतनी दूर तक पेंट्रेट नहीं किया। लेकिन ये वाले पार्टिकल जो हैं ये मैसिव नहीं हैं, ये काफ़ी लाइट पार्टिकल्स हैं बीटा पार्टिकल, तो ये ज़्यादा दूर तक पेंट्रेट कर जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 में हमें ये बताया गया है कि बीटा पार्टिकल लूज एनर्जी बाय रिड्यूसिंग आयोनाइजेशन। अब इसने आयोनाइजेशन पैदा कर देनी है। इसके अलावा इसकी आयोनाइजेशन एबिलिटी जो है वो बीटा पार्टिकल की इज़ 100 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल। अब अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा आयोनाइजर पार्टिकल से, लेकिन ये वहाँ से 100 टाइम जो है ये छोटा है और कम है इनके पास जो पेंट्रेटिंग पावर, इनकी आयोनाइजेशन पावर 100 टाइम्स अल्फ़ा पार्टिकल से कम है। अब ज़ाहिर है 100 टाइम ये कम है तो इनकी 100 टाइम रेंज भी फिर उससे ज़्यादा होगी। दूसरी बात यह है कि बीटा पार्टिकल आर मोर इजीली डिफ्लेक्टेड बाय द कोलिजन एंड हैविंग अल्फा पार्टिकल, सो द पाथ ऑफ बीटा पार्टिकल इन मैटर आर नॉट बी स्ट्रेट बट इट मच स्ट्रगलिंग आर स्कैटरिंग। तो देखें कि इनको डिफ्लेक्ट करवाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी कि हम इनको डिफ्लेक्ट कर लें। इसके अलावा अगर हम इनको रोकना भी चाहें ना, इन पार्टिकल को जब मूव कर रहे हैं तो इनके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे, उससे फिर इनकी एनर्जी को कम भी किया जा सकता है, इनकी स्पीड को कम किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो बीटा पार्टिकल है उनको ईजीली डिफ्लेक्ट करवाया जा सकता है। और इस तरह द पाथ ऑफ बीटा पार्टिकल मैटर इज नॉट स्ट्रेट, इनका पाथ स्ट्रेट भी नहीं हो, ज़ाहिर है जब इन्होंने डिफ्लेक्ट हो जाना है तो इनका पाथ फिर स्ट्रेट नहीं होगा। और इसके अलावा द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल मेजर बाय द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द पेंट्रेशन इनटू द मीडियम, नॉट बाय द लेंथ ऑफ द इरेक्टिक पाथ, जिगजैग पाथ। ज़ाहिर है ये डिफ्लेक्ट हो चुके होते हैं, इनका पाथ जो है स्ट्रेट पाथ नहीं होता, ये डिस्टॉर्टेड हो चुके होते हैं, तो इसलिए इनकी जो होगी आयोनाइजेशन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ इनकी रेंज उससे अल्फ़ा पार्टिकल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब देखें अगर हम कोई डेंस मटेरियल ले लेते हैं थ्रू वी द बीटा पार्टिकल पास द शॉर्टर इट्स रेंज विल बी, इसकी रेंज फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस तरह हमने एक एग्जांपल में कहा है कि हमारे पास अगर कोई डायमंड आ जाए तो वहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल की भी रेंज कम हो जाएगी। तो ज़ाहिर अगर अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज, ज़ाहिर उनकी रेंज तो पहले ही कम थी, उनके अंदर पेंट्रेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो सख्त होते, बहुत ही सॉलिड किस्म के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर कोई सॉलिड मटेरियल आ जाता बहुत सख्त आ जाता तो उसमें ये जो इसकी रेंज होगी वो इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा इसका लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। जिस तरह इसमें पढ़ा था ना अल्फ़ा पार्टिकल में कि फ्लोरेसेंस ये पैदा करेंगे, इसमें भी जिंक सल्फाइड है, सोडियम आयोडाइड और बेरियम प्लेटिनम साइनाइड है, तो इनकी कोडेड स्क्रीन के ऊपर ये ग्लो पैदा कर देते हैं। अब हम आते हैं गैमा रेडिएशंस की तरफ। तो गैमा रेडिएशन से चूँकि इनका मैस नहीं होता तो इसलिए ये हाईली पेंट्रेट कर जाती है, इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, दोनों पार्टिकल अल्फ़ा बीटा गैमा से इसकी रेंज ज़्यादा बनती है। तो गैमा रेडिएशंस या गैमा रे फोटोन प्रोड्यूस वेरी लिटिल आयोनाइजेशन बिकॉज दे हैव नो चार्ज, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, ये आयोनाइज नहीं करती किसी भी मटीरियल को। और इसके अलावा फोटोन आर रिमूव्ड फ्राम द बीम बाय अदर स्कैटरिंग एंड अब्जॉर्प्शन इन द मीडियम, तो इनको हम स्कैटरिंग के थ्रू या फिर अब्जॉर्प्शंस के ज़रिए हम इनको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा डिपेंडिंग दिस एनर्जी गैमा रेडिएशन इंटरेक्ट विद द मैटर इन 3 वेज, 3 तरीक़ों से ये जो है ये पेंट्रेट कर सकता है, एनर्जीज़ की 3 तरीक़ों से इंटरेक्ट करती है मटीरियल के साथ। तो पहली बात हमने ये कही है कि गैमा रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस है सोर्स का उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आप देख सकते हैं कि आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर डिस्टेंस
कम हो रहा है तो फिर इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके अलावा दूसरी बात में ये कहा गया है कि सॉलिड में इंटेंसिटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट आफ्टर पासिंग थ्रू द डिस्टेंस एक्स इन द मीडियम रिड्यूस द इंटेंसिटी आई गिवन बाय द रिलेशन। तो हमारे पास अगर सॉलिड में बात करें तो इंटेंसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रही होती है, और यहाँ पर जो म्यू यूज़ किया है, माइक्रो का लफ्ज़ यूज़ किया गया है म्यू, तो ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। इसका हम मैथमेटिकल वर्क देखते हैं कुछ देर के बाद। तो गैमा पार्टिकल्स प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ज़ाहिर है ये भी किसी न किसी किस्म की फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं। सल्फाइड में, सोडियम आयोडाइड में या बेरियम प्लेटिनोसाइड कोडेड में ये स्क्रीन जो है ये ग्लो पैदा करती है। आगे आ जाता है न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन चूँकि चार्ज पार्टिकल तो नहीं है, खैर इसको पढ़ लेते क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो न्यूट्रल पार्टिकल जो होते हैं इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। अब ज़रा ध्यान से सुने कि हमारे पास हमने 3 पार्टिकल्स पढ़े हैं। पहले हमने ये कहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेडिएशंस का हमने जिक्र किया। अब इनकी पेंट्रेटिंग पावर या इनके रुकने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। अगर हम कहें ना कि अल्फ़ा पार्टिकल को हम अपनी हथेली से रोक सकते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं, रुक सकती हैं। इसके अलावा बीटा पार्टिकल हमारी स्किन के अंदर तक चली जाती हैं, यानी कि ये इतनी दूर तक तो नहीं जाती लेकिन स्किन के अंदर इंटर ज़रूर हो जाती है। गैमा रेडिएशन हमारी बॉडी में से भी गुजर सकती हैं, और यानी कि हमारी बॉडी इनको रोक नहीं सकती। तो इसके बाद आते हैं न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन जो हैं, पहली तो बात ये कि गैमा रेडिएशंस को कंक्रीट की किसी बड़ी दीवार के साथ या मोटी दीवारों के साथ रोका जा सकता है, लेकिन रोका तो जा सकता है, बल्कि इससे पहले ये कोई लेड की शीट यूज़ कर लें या फिर कोई स्टील वगैरह की शीट यूज़ करके इसको रोका जा सकता है गैमा रेडिएशंस को। लेकिन जो न्यूट्रॉन है ये इससे भी नहीं रुकते, इनके लिए फिर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाना पड़ती हैं। आपने शायद कि पढ़ा हो ये एक्सेलरेटर बनाने के लिए, ये पावर प्लांट बनाने के लिए पावर प्लांट्स के बाहर कंक्रीट की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं ताकि न्यूट्रॉन, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको रोका जा सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दे आर एक्सट्रीमली पेंट्रेटिंग पार्टिकल, ये हर चीज़ में से गुजर जाते हैं, और इसी तरह इनको स्टॉप करवाना या स्लो करवाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। द न्यूट्रॉन मस्ट अंडरगो टू डायरेक्ट कोलिजन विद द न्यूक्लियस और सम अदर पार्टिकल दैट हैव मैसिव कंपेयर टू द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है ये किसी भी एटम के अंदर ना सिर्फ बल्कि ये न्यूक्लियस के अंदर भी पेंट्रेट कर जाता है। तो मटीरियल सच एज वाटर और प्लास्टिक विच कंटेन मोर लो मैस न्यूक्लियर पर यूनिट वॉल्यूम आर यूज टू स्टॉप द न्यूट्रॉन। तो इसके लिए फिर न्यूट्रॉन जो है ये लो मैस वाले पार्टिकल मटीरियल जो हैं जिनमें वाटर आ जाएगा या फिर प्लास्टिक वगैरह आ जाएगी, तो ये इसको रोकने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा ये न्यूट्रॉन जो होता है ये लिटरल इंटरेक्ट आयोनाइजेशन पैदा करता है व्हेन दे इंटरेक्ट विद द मटेरियल कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम आर नॉक आउट टू द प्रोटॉन्स। तो ये फिर उसके लिए जो है ये आयोनाइजेशन पैदा करता है, लेकिन बहुत कम मिकदार में पैदा करता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी अब्जॉर्प्शन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं वो देखते हैं। तो अब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई मटीरियल है जिसकी हम कहते हैं कि ये हमारे पास उसकी थिकनेस है जिसको हमने x का नाम दे दिया गया है। सपोज़ कर लें कि मटीरियल dx जिसकी हमने थिकनेस को क्या नाम दिया है, dx का नाम दिया है, और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल शामिल हो रहे हैं उनको हमने dn का नाम दे दिया गया। अब देखें कि जितने भी पार्टिकल हैं अब्जॉर्ब हुए हैं उस मटेरियल में, उनको हमने चेंज के थ्रू हमने प्रेजेंट किया, क्योंकि पहले देखें हमारे पास टोटल पार्टिकल कितने थे, n थे। अब जब उसमें इंटर हुए तो इस पार्टिकल में चेंज क्या आ गया, dn आ गया। अब किसके लिहाज से चेंज है, इसकी थिकनेस के लिहाज से चेंज आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, dn/dx से प्रेजेंट कर दें। अब देखें जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये हमारे पास जो स्टार्ट पे एटम्स हैं उनके ये चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हमने ख़त्म किया। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया तो ये हमारे पास एक म्यू एन एक्स आ गया। म्यू इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, और इसी तरह यहाँ पे हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया, एन डी एन ओवर एन माइनस म्यू डी एक्स बन गया। अब इसके ऊपर हमने इसका ले लिया डेरिवेटिव। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, सॉरी इंटेग्रल इसके ऊपर अप्लाई किया, तो इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया हमारे पास, लॉग नेचुरल लॉग ऑफ n बन गया, और इसको जब सॉल्व किया तो ये म्यू एक्स बन गया, और साथ ही हमने ये k कांस्टेंट यूज़ कर दिया। तो देखें ये हमारे पास है एक जनरल केस। तो जब जनरल केस की हमने बात की,
इसके साथ ही हम बात करते हैं कि इसकी इनिशियलाइज़ करते हैं, इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया कि स्टार्ट के ऊपर हमारे पास जो एक्स है उसकी वैल्यू 0 है, नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो n0 हैं, और इसी दौरान हम कहते हैं कि हमने ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ n इज़ इक्वल टू म्यू एक्स प्लस के, इसमें हमने अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग n0 बन गया। इसके अलावा जब 0 पुट किए तो ये फैक्टर भी 0 बन गया और साथ फिर ये k की वैल्यू निकल आई। अब k की वैल्यू को दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, नेचुरल लॉग ऑफ n इज़ इक्वल टू माइनस म्यू एक्स प्लस एल एन नॉट। अब इसको उठा के इधर लेके आए तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसके ऊपर हमने इस लॉग का फार्मूला अप्लाई किया। लॉग का फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसका हमने नेचुरल लॉग एंटी लॉग ले लिया। जब एंटी लॉग लिया तो लॉग ख़त्म हो गया और ये वाली वैल्यू जो है वो ये एक्स की पावर में चली गई, एक्सपोनेंट की पावर में चली गई। तो ये n की वैल्यू आ गई, n को हमने इसके इक्वल रख दिया। तो n किसके चीज़ इक्वल बन गया, n इज़ इक्वल टू n0 e रेज पावर माइनस के एक्स माइनस म्यू एक्स के इक्वल आ गया। तो अब देखें कि आगे हमने क्या करना है। हमने कहा कि चूँकि इनकी एक अपनी स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके थ्रू ये पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं और ये किसी मटेरियल में इंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मटेरियल की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या आ गई है, डी एक्स, हमने उनको लेंथ का नाम दे दिया। तो ये वाले पार्टिकल जो होते हैं जैसे इंटर होते हैं तो इनका जो हमारे पास चेंज बनेगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस सी ओवर v is the velocity of these particles and kinetic energy is k e kinetic energy जो कि किसके इक्वल होती है, 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल होती है। अब हमने क्या किया कि dv के साथ डिवाइड भी कर दिया और साथ ही मल्टीप्लाई भी कर दिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। तो अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी। लेट्स स्टार्ट, वी पुट काइनेटिक एनर्जी वैल्यू, फिर इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, सॉरी वी के लिहाज से हमने इसका डेरिवेटिव लिया। जब वी के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो इसकी वैल्यू ये कट जाने के बाद यानी कि ये 1/2 m साइड पे आ गया और साथ वी स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या बन गया, एम वी, यानी कि ये मोमेंटम के इक्वल चला गया। अब देखें इसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, ये वाली इक्वेशन, इसमें जैसे ही पुट की तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई एम वी डी वी ओवर डी एक्स माइनस सी। अब ये वाला वी इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये एम वी स्क्वायर बन जाएगा और ये बन गया माइनस वी स्क्वायर डी वी इज़ इक्वल टू सी डी एक्स। अब क्या करना है कि हमने इसके फिर इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करनी। फॉर एग्जांपल कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी को हमने इस तरह कहा है कि अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है जिसके अंदर ये रेडिएशन इंटर हो रही हैं, मे बी अल्फ़ा बीटा या फिर गैमा, तो इनिशियली जब हम बात करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वो v0 होती है वेलोसिटी। शुरू में इनकी वेलोसिटी v0 होती है। जब ये रुकते हैं तो फिर ये रेस्ट की हालत में चले जाते हैं तो उस वक्त इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि इनकी वेलोसिटी v0 से 0 तक वेरी कर रही है। इसके अलावा जो थिकनेस है स्टार्ट पे क्या है, 0 है। जब थिकनेस मैक्सिमम पहुंची है तो उसको हमने r0 का नाम दे दिया, यानी कि इसको हम r0 का नाम देते हैं, दैट इज़ अ मैक्सिमम थिकनेस। तो इसी इक्वेशन को हमने क्या करना है, इंटेग्रल अप्लाई करते। जब इंटेग्रल अप्लाई किया तो ये हमारी वैल्यू हमारे पास बन गई वी क्यूब ओवर 3 और इसकी लिमिट जो है वो v0 से लेकर 0 तक है। इसी तरह जो थिकनेस है उसकी लिमिट 0 से लेकर r0 तक है। अब इसकी वैल्यूज़ हमने पुट की तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया विच इज़ इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अब कंडीशन अप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा वी क्यूब ओवर 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस ख़त्म हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वी क्यूब की वैल्यू आ गई। अब वी क्यूब की वैल्यू को हमने v0 को सेपरेट किया, यानी कि स्टार्ट के ऊपर वेलोसिटी चेक की जब तक ये रेस्ट की हालत में आते हैं तो ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू होगी। इसको हमने काइनेटिक एनर्जी के अंदर पुट किया तो ये वाली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बन गई। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, मैथ्स पुट करेंगे। मैथ्स के अलावा हम ये मैथ्स सॉरी कट जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, बल्कि ये ऐसे ही रहेगा। तो मैथ्स की वैल्यू पुट करें, r0 की वैल्यू पुट करें, c की वैल्यू पुट करें, ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारे पास पैसेज ऑफ द चार्ज पार्टिकल थ्रू द मटेरियल। इसमें हमने गैमा रेडिएशंस तो इजाफी पढ़ ली, इसके अलावा न्यूट्रॉन भी हमने इजाफी पढ़ लिया, लेकिन ये ज़रूरी था पढ़ना, तो इसको ध्यान से पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछिएगा, कमेंट करके पूछें या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें।
तो विश यू ऑल द बेस्ट। इसके अलावा ये वाली चीज़ें जो हैं ये हमने आगे एक्सेलरेटर पढ़ने हैं, डिटेक्टर्स पढ़ने हैं, तो उनमें भी ये वाली चीज़ें ज़रूर यूज़ होनी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।